हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जीनू नरजी है और मैं आज से आपको अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैथ का जो अपने अकाउंट का सिलेबस है, अकाउंट और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो 11th-12 का रहेगा। और मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स इसलिए क्योंकि जो अपना सिलेबस होता है अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, सवाल होते हैं। सवाल में है ना, आपने देखा होगा कि उसमें सीधा आंसर लिख रखा होता है, उसमें ट्रिक नहीं बताई होती कि इस तरीके से काटा, ये ऊपर रखा, ये नीचे रखा। बहुत बार ऐसे ही हो जाता है कि इसमें सीधी कैलकुलेशन करके आपको बता दिया गया होता है, फिर आपको उसको ट्राई करने के लिए अब में उस बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है, और दूसरा कि आपको है ना वो पेपर करने के लिए जो टाइम कम मिलता है, क्योंकि आप उसकी वजह से दूसरे पेपर वो नहीं कर पाते हो। इसलिए मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स चालू की। और मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स चालू करने का एक और इसके पीछे रीज़न, क्योंकि अब 11th हो गई, 11 होने के बाद 12 भी हो जाएगी अभी वैसे ही। उसके बाद क्या होता है, सीधा अब उनको कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ती है। अगर कोई होता है जो एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहता, वो अलग बात है, वो कहीं और डिपार्टमेंट में जाता चाहता है, बट उसके लिए भी तो उसको कैलकुलेशन चाहिए होती है। कैलकुलेशन अपन हर जगह काम आती है। अगर अपन खुद का बिजनेस भी करते हैं और आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से आप उसी को कैलकुलेटर यूज़ करके या फिर बार बार टाइम वेस्ट, बाई चांस हमेशा नहीं होता कैलकुलेटर अवेलेबल हो, कभी कभी तो उनका खुद का कैलकुलेशन अपन को करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स हमारी हर जगह काम में आती है। मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स में यही है कि अपन जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग कर रहे हैं, वो डिवाइडेशन में वो सब किस तरीके से हो रहा है, जल्दी वो भी तो वो बताया गया। और अकाउंट का जो सिलेबस है वो अपना एएसओ जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम में आएगा। जो एएसओ की, जिन्होंने एएसओ का फॉर्म भरा, संगणन लगा, किसका, एएसओ का फॉर्म भरा, उसके लिए किसकी, इकोनॉमिक्स की जरूरत होगी। किसकी होगी, इकोनॉमिक्स। और जिसने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरा है उसके लिए किसकी जरूरत होगी, अकाउंट की। किसकी होगी, अकाउंट। अगर कोई एएसओ की तैयारी कर रहा है तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उसके लिए भी 11th-12 का ही बेस होता है क्लियर करने के लिए। और जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी 11th-12 का ही बेस होता है। अगर आप चलो जूनियर अकाउंट की तैयारी नहीं भी कर रहे हो या इन दोनों में से किसी की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो भी क्या होगा, आपको आगे जाके कुछ तो करना होगा। तब क्या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी नहीं कर रहे हो तो उसके बाद क्या होता है कि हम फर्स्ट या सेकंड ईयर में जैसे ही जाते हैं तो उसमें ये होता है कि अपन को रूल्स नहीं बताया होते, जनरल कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कुछ भी रूल्स नहीं बता के रखे होते। जो अपने अगर रूल चेंज हो रहा है तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे वो अपने। तो उनका क्या सीधा मोटो होता है, वो लिख देते अपनी जो बुक्स होती है उसके अंदर नोट डाल के लिख देते कि हमने ये इस क्लास में पढ़ के रखा है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो वही वापस चैप्टर आया है तो उसके अंतर्गत नहीं बताएंगे आपको कि क्या है और किस तरीके से सवाल हुआ या फिर किस तरीके से जनरल इंटरव्यू हुई, ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे। तो इसलिए हमें सबसे अच्छा होगा कि हम 11th-12 का सिलेबस साथ में लेके चले और 11th को और 12th को दोनों ही अच्छे से पढ़ें। और 12th तो आपकी बोर्ड है तो उसके लिए ज़्यादा फोकस। और मैंने ये जो सिलेबस बताया है वो विथ मार्क्स बताए हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरीके से क्या करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप एंड टाइम पर पढ़ने बैठते हो तो आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आप पास हो जाओगे, या फिर किसी के अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा कितने नंबर्स का आने वाला है। मैंने ये जो नंबर बताया उसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं कहीं पर भी। हाँ, ऐसा परफेक्ट नहीं है कि ये नंबर ही आएंगे, बट हाँ इतना फिक्स है कि इतने ही नंबर में से आने वाले हैं। मतलब अब जैसे ये 5 नंबर का, यहाँ पे 4 नंबर हो सकते हैं, या फिर ये 12 नंबर का है, जहाँ पर भी 12 नंबर का है, 12 के नंबर की जगह 11 नंबर जरूर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंट आने वाला है, इतना नहीं आने वाला है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसी सिलेबस को लेके, इन्हीं मार्क्स के लेके साथ में चले आगे और अपनी स्टडी चालू रखें। और जो आप ये सब देख रहे हो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप एक छोड़ के पढ़ोगे तो आपको पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिलेबस बता रही हूँ, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब जो अपना सिलेबस है वो किस क्लास का, आपने 12th क्लास का सिलेबस है। और किस सब्जेक्ट का है, लेखा शास्त्र यानी अकाउंटिंग का सिलेबस है। किसका सिलेबस है, लेखा शास्त्र यानी अकाउंटिंग का सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा है। क्या फर्स्ट चैप्टर है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा, अकाउंटिंग फ्रॉम पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। जो भी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, इसमें साझेदार कैसे बनते हैं, उनके रूल्स में वो सब लिखे हुए होंगे, इसके अंतर्गत थोड़े बहुत सवाल भी होंगे। और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारों का प्रवेश, ये कितने नंबर का, 8 नंबर का पहले।
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये वाला पढ़ लो, ठीक है ना मैम। ये कितने नंबर का है? 40 मार्क्स का। साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ऋण पत्रों के निर्गमन एवं मोचन, इश्यू ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशो, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने ये सब देख रखा होगा। देखो 9 चैप्टर है अपना, कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। 8 चैप्टर है वो 5 मार्क्स का है। कंपनी के लिए वित्तीय विवरण जो 7 चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है। वही ऋण पत्रों के लिए 10 मार्क्स का। अंश पूंजी के लिए शेयर कैपिटल वाला कितना है? 14 मार्क्स का। साझेदारों का विघटन 5 मार्क्स का। साझेदारों का पुनर्गठन, डेथ और रिटायरमेंट वाला कितने नंबर का? 14 नंबर का आपने। और एडमिशन और पार्टनर का कितने नंबर का? 8 नंबर का। और जो आधारभूत अवधारणा है वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 12 नंबर की। पहली बात तो आप ये चीज ध्यान रखना, अगर आप ये चारों टॉपिक पढ़ोगे तो साथ में ही पढ़ोगे, मतलब इनको बैक टू बैक इनकी क्लास होगा। अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ते हो तो आपको ये भी सही से समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपने इसको सही से नहीं पढ़ा तो आप इसको सीधा समझने जाओगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसमें एक चैप्टर थोड़ा बड़ा हो, एक चैप्टर थोड़ा छोटा हो, तो उस हिसाब से आप सोचो कि नहीं मैंने ये पढ़ लिया उसके बाद मैं सीधा ये पढ़ लूँ, तो ये क्या होगा, आपके सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप सीधा सही तरीके से चलोगे तो आपको एक एक चीज पता होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक इसका जो रूल्स होंगे वो इस पर डिपेंडेंट होंगे, इसके रूल्स होंगे वो इस पर डिपेंडेंट होंगे, इसके रूल्स इस पर डिपेंडेंट होंगे। अब किस तरीके से अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ही सही से नहीं पढ़ा तो आगे का काम नहीं कर पाओगे। पर आगे की अगर आप पढ़ने भी बैठोगे तो क्या होगा कि क्या, अगर मैं पढ़ने बैठी चलो और मैंने ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया कि साझेदारों का एडमिशन कैसे हो रहा है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फॉर्म में, मेरे को पता ही नहीं है पार्टनर्स का, तो मैं कैसे पता कर लूँगी कि इसमें क्या हुआ। फिर यहाँ पे मैंने चलो डेथ वाला और रिटायरमेंट वाला आ गया। अगर कोई पार्टनर निकलना चाहता, मैंने एडमिशन दिया था तो कोई रूल्स होने चाहिए उसके लिए कि मैंने किस बेस पे उसको ना एडमिशन दिया है, पार्टनर उसको पार्टनरशिप हमने किस रीज़न से शुरू किए, वो सब रूल्स होंगे उसमें। तो उस रूल के हिसाब से ही वो वापस सेवानिवृत्ति या मृत्यु होगी उनकी, रिटायरमेंट और डेथ होगी, तब वो वापस काम में आने वाला है। वो रूल्स तब इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपने ये रूल्स इम्पोर्टेंट नहीं पढ़े तो आप उसको सेवानिवृत्त कैसे करोगे, बाहर कैसे निकालोगे। अगर वो जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, वो उसको भी तो कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, उसने जो पैसे खर्च किए होंगे, जो लगाए होंगे, तो कहाँ से पता चलेगा। ये प्रवेश में उसके सारे रूल्स होंगे, उससे पता चल जाएगा, और उसके बाद यहाँ से पता, उसके बाद यहाँ के जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से अपन करेंगे। फिर ये विघटन का मतलब है पूरी की पूरी कंपनी खत्म कर रहा है अपन। पहले तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि एक साझेदार जा, अब पूरी कंपनी खत्म होती है तब क्या, क्योंकि जितने भी साझेदार होंगे उतने अलग अलग अपनी पूंजी लगाई होगी। मेरी इतनी कैपेसिटी है, मेरी 3 लाख की कैपेसिटी है तो मैंने 3 लाख लगाया। इसी और जैसे मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ। राधा, सुरेश और मोहन, क्या नाम लिखा मैंने, राधा, सुरेश, मोहन। इसने लगाए 5 लाख लगाए। कितने लगाए? 5 लाख लगाए। इसने 2 लाख लगाए और इसने लगाए 3 लाख। अब मैंने बोला मैंने इतने इतने पैसे लगाए थे, अब विघटन हो रहा है, मतलब सिर्फ कंपनी खत्म हो रही है, तो मेरे को उसके हिसाब से वैसे चाहिए वापस कि मेरे पे इसमें कितना प्रॉफिट बना, कितना नहीं बना। तो ये सब किस पे होगा? 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख पे। तो इसलिए इसका जो रूल्स होंगे वो आगे से ही प्रवेश किया तब बता दिया होगा कि इसमें कितनी पूंजी लगाई, फिर सेवानिवृत्ति पे भी बता दिया होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए आपको ये जो भी पढ़ोगे तो ये चारों चैप्टर साथ में लेकर चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। चारों के चारों बैक टू बैक पढ़ना। ऐसा नहीं हो कि ये पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ लिया, चलो थर्ड चैप्टर नहीं आ रहा उसके बाद फोर्थ चैप्टर पढ़ लेते क्योंकि फोर्थ चैप्टर छोटा सा है, या फिर यूँ सोच लेते कि सेकंड चैप्टर छोटा है वो पढ़ लेते, फर्स्ट सेकंड पढ़ा, थर्ड नहीं पढ़ा, सीधा फोर्थ पढ़ा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद आप कर नहीं पाओगे, सही सवाल भी नहीं हो पाएंगे आपसे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये सारे साथ में लेके चलो। ये टोटल अगर आप मार्क्स भी गिनते हो तो कितने हो जाते हैं, देखो 12, 8, 14 और 5 कितने हो गए? 39।
ये कितने मार्क्स हो गए अपने पूरे 39 मार्क्स हुए। अगर मैं चारों चैप्टर साथ में पढ़ती तो कितने होता था 39। अगर कोई सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहता है बच्चा तो उसके लिए 39 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 35 इनसे 39 मार्क्स से ही पास हो जाएगा, क्योंकि पास होने के लिए बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए 36 चाहिए, सॉरी 39 नहीं चाहिए। तो आप 39 का भी पढ़ते हो और उसमें आपको 36 का भी आता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए और उसमें पास हो जाओगे आप। और अगर कोई नंबर ज़्यादा लाना चाहता है, अपने परसेंटेज अच्छे बनाना चाहता है तो उसके लिए भी 39 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो अच्छा होगा किसी तरीके से पढ़े। और अंश पूंजी के लिए लेखांकन, शेयर कैपिटल पूरा का पूरा 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इस टॉपिक को छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि एक ही टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक के अंतर्गत एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर में कितने नंबर आ रहे हैं आपके 14 मार्क्स आ रहे हैं पूरे के पूरे। और ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स कितने मार्क्स का है 10 मार्क्स का, ये भी अच्छे खासे मार्क्स है इसके भी। कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी कितने मार्क्स का 7 मार्क्स का यही। फिर अकाउंटिंग रेशियो कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का, लेखांकन अनुपात कितने मार्क्स का 5 नंबर का, और रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने नंबर का 8 नंबर का। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को ये सारे चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा था, एक बार ये करना, ये जो अनुपात वाला है 8 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इसमें सारे फॉर्मूले ही नहीं है। ये तो चैप्टर वैसे भी इजी है, बट अगर कोई हो कि जिसको छोड़ना हो तो मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए एक भी टॉपिक। बट किसी किसी का होता है कि चलो हमसे इतना पढ़ा नहीं जा रहा, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से इतनी ज़्यादा याद कर ली थी, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले बेस होंगे सारा, तो वो फॉर्मूले हमको याद करने ही नहीं करने, वो खुद देख ले। और मेरे हिसाब से तो याद कर लेने चाहिए क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ईजी है। और रोकड़ प्रवाह विवरण में भी यही है कि कैसे रोकड़ जा रही है, कैसे उसका किस तरीके से कहाँ खर्च हुई, इस सब के बारे में बताया गया होगा। वित्तीय विवरण कंपनी के, वैसे वित्तीय वर्ष कौन सा पता है आपको सबको, जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है वो कौन सा है 31 मार्च से क्या 1 अप्रैल। अपना जो वित्तीय विवरण जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो कौन सा है वित्तीय वर्ष 31 मार्च से 1 अप्रैल है। जो अपना ये बैंक का स्टेटमेंट होता है, किसी के भी स्टेटमेंट हो, कंपनी के स्टेटमेंट हो, कंपनी का जो भी होता है वो सारा किस दिन को बताया जाता है, वो सारा का सारा 31 मार्च को एनालाइज कर लिया जाता है, पूरा का पूरा। बैंक का भी हो किसी का भी हो 31 मार्च को एनालाइज किया जाता है, फिर 1 अप्रैल से वापस नया से शुरू किया जाता है, स्टार्ट होता है और क्लोज। यहाँ क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जो भी है अपने यहाँ से चालू होता है, यहाँ से खत्म कर देते हैं। जो भी अपने पूरे साल के स्टेटमेंट होते हैं 1 जनवरी से नहीं करते, बैंक और कंपनियां जो भी होती है वो 1 जनवरी से नहीं करती, ये 31 मार्च से ही चालू करते हैं, 31 मार्च को एंड करते हैं सॉरी, और 1 अप्रैल को एंड शुरुआत करते हैं इनकी। तो ये पूरा स्टेटमेंट है अपना और ये सिलेबस है, आप देख लो एक बार। और एक और बात, अगर किसी को ये हो कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर में सवाल भी है तो मैंने सवाल बताया, उसके बाद आपको वो सवाल समझ में नहीं आया, वो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया, मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं दूसरे दिन उसी टॉपिक से शुरू करूँगी और वही एनालाइज वापस करवाऊंगी। तो आप अच्छे से पढ़ना। बस थैंक यू, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, बाय।